आइए अब शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर, पुलिस मुख्यालय में राज्य साइबर थाना की शुरुआत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की है। साइबर अपराधियों की जांच में अब तेजी आएगी। सभी पुलिस रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस थाने की शुरुआत की गई है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे थे और उसके पीछे मंशा यही है कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। लोगों को जागरूक करने का भी काम ये साइबर सेल करेगा। तो साइबर सेल की शुरुआत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की। मंशा इसके पीछे यही कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। पिछले कुछ महीनों से प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहे थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि साइबर जांच में तेजी आएगी। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, साइबर क्राइम एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पे अब सीएम भूपेश बघेल भी काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाते हुए ये कानून, माफ कीजिएगा, मैं ये कहूंगी कि ये एक यहाँ पे सुविधा यहाँ पे दी है। राज्य साइबर थाना की जो शुरुआत की जा रही है, किस प्रकार से इस पूरी सुविधा को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा, कैसे पुलिस को इससे मदद मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, लगातार साइबर अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे थे और यही वजह थी कि लंबे समय से एक बड़े इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर जरूरत महसूस की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में कोई साइबर सेल हो, क्योंकि अभी हाल की हम बात करें, लॉकडाउन और अनलॉक के बाद से साइबर अपराधों में बहुत तेजी आई है। यही वजह है कि जरूरत को महसूस करते हुए साइबर सेल की एक बड़े ऑफिस की यहाँ पर शुरुआत कल मुख्यमंत्री ने की, उद्घाटन किया है। इस ऑफिस में तमाम बड़े उपकरण होंगे जो कि साइबर क्राइम होते हैं उनको डिटेक्ट करने के काम आएंगे और इस साइबर सेल में बड़े बड़े अपराधों के मामले की तहकीकात की जाएगी। केंद्र से जो गाइडलाइंस आती हैं, निर्देश आते हैं, उस पर नजर रखी जाएगी। अंतर्राज्यीय मामलों पर नजर रखी जाएगी। तो करिश्मा, ये जो साइबर सेल कल मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, फोकस होगा अंतर्राज्यीय और बड़े मामलों पर, जो कि छत्तीसगढ़ में अब तक पूरे ठीक से काम नहीं हो पाता था। इस पर या इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से एक तरीके से रुकावट सामने आती थी। इन्हीं रुकावटों को दूर करते हुए कल इसकी शुरुआत की गई है और उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध जो हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ, उसके डिटेक्ट करने में, उसको सुलझाने में इस ऑफिस का बड़ा योगदान होगा। और ये भी कहा गया कि किसी भी प्रकार की जरूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में साइबर अपराध बहुत जिस तेजी से बढ़े हैं, इस ऑफिस पर लोड बढ़ने वाला है। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जाने वाली है, इसलिए इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अहम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस मुख्यालय में राज्य साइबर थाने की शुरुआत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की है। तो साइबर सेल के इसलिए लाया गया है ताकि साइबर अपराधों की जांच तेजी से की जा सके और इन अपराधों पर रोक लगाई जा सके। खबर अब रायपुर से मिल रही है। राजधानी में ड्रग्स मामले में खुलासा हुआ है। 10 लोगों की व्हाट्सएप पर ड्रग चैट सामने आई है। चैट में पेडलर से पूछा गया है कि माल है या नहीं। पुलिस ने 5 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। अधिकांश कस्टमर युवक युवतियां हैं। किस तरीके से ड्रग्स का मामला आम लोगों के बीच में भी बना हुआ है खास, और साथ ही बॉलीवुड में भी इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की लैंग्वेज यूज की गई। जब दीपिका पादुकोण की चैट सामने आई थी कि माल है क्या, ऐसे ही मामला रायपुर में देखा गया। व्हाट्सएप चैट, इस समय व्हाट्सएप चैट को ही डिटेक्ट किया जा रहा है और चैट में पेडलर से पूछा गया है कि माल है क्या। अब कोशिश ये होगी कि ये पेडलर के तार आखिर कहां जुड़े हुए हैं। तो 5 स्थानों पर ये छापेमार कार्रवाई की गई। खबर अब जगदलपुर से मिल रही है, जहां आदिवासियों की भाषा गोंडी को नई पहचान मिली है। गोंडी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल की गई है। गूगल में गोंडी भाषा का अब यूनिकोड फॉन्ट बना है। अब सीधे टाइप कर सकेंगे गूगल पर गोंडी भाषा। तो आदिवासियों की भाषा गोंडी को नई पहचान मिली है। गोंडी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल की गई है। अब सीधे गूगल पर आप टाइप कर सकते हैं। गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट गूगल पर अब अवेलेबल है। अब बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस में सरगर्मी तेज हो गई है। 1-2 दिनों में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर फैसला हो सकता है।
अजीत श्याम और डॉक्टर के ध्रुव प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। बैठक से पहले नेताओं का मरवाही दौरा हो सकता है। मरवाही में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। आचार संहिता लगने के बाद से बीजेपी ने सक्रियता बढ़ा दी है और इसी कड़ी में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल भी गौरेला पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। यहां पदाधिकारियों के काम का बंटवारा किया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं को दिए कामों की समीक्षा की गई। बैठक में मरवाही में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन भी हुआ। इस बैठक की खास बात ये रही कि मरवाही विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोकने वाले सभी 4 नेता भी मौजूद रहे। पूर्व प्रत्याशी अर्चना पोते, बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा, पूर्व विधायक पाली तानाखार, विधायक रामदयाल उई के साथ ही डॉक्टर गंभीर सिंह इस बैठक में शामिल रहे। लेने का काम कर रही है, उसके बाद भी विकास कहीं नहीं दिख रहा है। आपका इतना कर्जा लेने के बाद भी कहीं विकास नहीं है और इसका जनता के बीच में भी देख चुके हैं कि लोगों के बीच में आक्रोश है। पहले आपका स्कूल बनता था, उसके बाद में अस्पताल बनता था, कॉलेज का भवन का निर्माण होता था, बड़े बड़े सामुदायिक भवन बनता था। आप पूरे क्षेत्र में निकलेंगे, कहीं भी विकास कार्य आपको नहीं दिखाई दे। और कांग्रेस ने जो घोषणा किया, घोषणा करने के बाद में आज अपने घोषणा को भुला दिया है, उसको याद भी यहाँ कराएंगे। खबर अब बिलासपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस ने मरवाही को मंत्रालय बनवाया है। अमित जोगी का कांग्रेस पर एक और निशाना, सरकारी तंत्र का मरवाही में जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे रोकने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मरवाही को मंत्रालय बना दिया, कई 100 करोड़ों की घोषणाएं कर दी, पूरे सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग करना था कर दिया। उसके बाद भी जब बात बनते नहीं दिख रही है तो एन पेन पकड़े मुझको चुनाव मैदान में उतरने से रोकने के हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर जमकर नए कृषि कानून का विरोध किया है। कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाकर नुक्कड़ सभाएं करके इस कानून से होने वाले नुकसान को बता रही है। मंसल न्यूज ने भी इस आंदोलन का जायजा लिया। कांग्रेस आज किसान बिल को लेकर ब्लॉक स्तर पर जगह जगह प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, विधायक विकास उपाध्याय हैं, महापौर भी मौजूद हैं, सभापति भी मौजूद है। यहाँ पर हम उनसे ही बात करेंगे, पीसीसी चीफ से, कि क्या यहाँ पर आंदोलन है। सर, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो 3 काला कानून लाए हैं किसानों के विरुद्ध, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और देश में जो अन्नदाताओं को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है केंद्र की मोदी जी की सरकार, मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। विकास जी, क्या आप लोग आज जगह जगह ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के एक ब्लॉक में इस आंदोलन को किया जा रहा है। 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने किसानों के लिए सोचा, इस देश में ऐसे सिस्टम, ऐसे योजनाएं बनाई, मंडी सिस्टम बनाया जिससे किसान अपने हक से अपनी उपज को बेच सकता था। अब उस सिस्टम को कोलैप्स करने की बात है, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो तीन बिल लाए गए हैं, 3 बिल पास किए हैं लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत की दादागिरी पर, वो सरासर गलत हैं। इसको लेकर ये आंदोलन की शुरुआत है। अभी हस्ताक्षर अभियान होंगे, घर घर जाके पर्चे बांटे जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं होगी, लोगों के बीच में जाकर इस बिल की खामियों को बताएंगे। और विधानसभा में इसकी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। हमारे नेता विधानसभा में कैसे इसके लिए अलग कानून की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी हमारी पार्टी के लोग बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों तक पहुंचकर कांग्रेस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सभापति से लेकर तमाम दिग्गज यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन करके लोगों तक पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर कांग्रेस अपनी बातें लोगों तक रख रही है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश ने दुर्ग, भिलाई, पाटन और कांकेर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांकेर के कुलगांव में बनने वाले कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय की सौगात दी है। सीएम दुर्ग जिले के साथ साथ पाटन में भी 77 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। सीएम ने सेलुद गांव में सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत और भिलाई में 37 करोड़ रुपए के 28 विकास कार्यों की सौगात दी है। पाटन जिला दुर्ग में चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता तो पाटन में 77 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया और दुर्ग को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। सेलुद गांव में सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। कल गांधी जयंती के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कई सौगातें दी हैं, कई योजनाओं की शुरुआत की। 254 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं पूर्व मंत्री और मुंगेली से विधायक पुन्नू लाल मोहले के परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। यानी अब उनके परिवार के सारे सदस्य कोरोना से जंग जीत चुके हैं। ये खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि विधायक पुन्नू लाल मोहले के परिवार के 18 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। सभी को 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया था। इस दौरान पुन्नू लाल की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई और अब कोविड टेस्ट के बाद सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनका जो है माननीय विधायक महोदय के यहाँ 15-20 दिन पहले इनका RT-PCR टेस्ट हुआ था, जिसमें इनके परिवार में 18 लोग पॉजिटिव थे और इनकी श्रीमती को भी पॉजिटिव आया था। और आज की स्थिति में इनके परिवार में जो 18 लोगों की जो टेस्टिंग हुई थी सब नेगेटिव आए हैं। अब खबर रायपुर से मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण नहीं थम रहा है। कोरोना से प्रदेश में 1000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2000 के ऊपर ही आंकड़ा पहुंचा। 2697 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दुर्ग में 362, रायपुर में 395, रायगढ़ में 218 मरीज मिले। अब प्रदेश में 1,18,790 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और प्रदेश में कोरोना के 29,693 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना से अब तक 1002 मरीजों की मौत हुई है। बढ़ते आगे, 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने मल्टीप्लेक्स और टॉकीज को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन थिएटर मालिकों को अभी भी भूपेश सरकार के आदेश का इंतजार है। हालांकि गाइडलाइन के मुताबिक सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। अब क्या क्या बदलाव सिंगल स्क्रीन पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ये जानने की कोशिश की बंसल न्यूज से। तो लगभग 7 महीने बाद सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति केंद्र ने दे दी है। 15 अक्टूबर से ये अनुमति मिल गई है। हालांकि अभी राज्य शासन का इसमें आदेश आना बाकी है, लेकिन जो सिनेमा मालिक हैं उनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पिछले 7 महीने से यहाँ पर बंदी है कोविड की वजह से, लेकिन अभी एक बार फिर से खुलने की बात जो हो रहा है और तैयारियां इनकी पूरी है। आदेश का इंतजार ये कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर आसिफ जी भी हैं। आसिफ जी, क्या तैयारी है आप लोगों की खोलने की? जी, हमारी तैयारी पूरी तरीके से जोर शोर से चल रही है। यदि राज्य शासन आदेश दे देता है तो 15 तारीख से हमारा सिनेमा चालू हो जाएगा। क्या क्या चेंजेस करने की आप लोगों को सोच रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब गाइडलाइन के हिसाब से खोलना पड़ेगा? जी, हमारी पूरी तैयारी है। सैनिटाइज़र से लेकर हर शो में सैनिटाइज किया जाएगा, इंटरवल और सिनेमा शुरू होने में और मध्यांतर के दरमियान। उसके बाद में हम दर्शकों की सुविधा के लिए यहाँ पर पूरा बालकनी, अपर क्लास सीटों का, फ्लोर का, साउंड सिस्टम का पूरा नवीनीकरण कार्य करवाए रहे हैं। क्या संख्या भी आधी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी रखना होगा? जी, नियमों का पालन करते हुए 50% ऑक्यूपेंसी ही लिया जाएगा। देखते आगे अब दर्शकों का क्या उत्साह और वो मिलता है हमें। और क्या एक फूड कोर्ट भी हुआ करता था खाने पीने के सामान, उसके लिए भी कुछ सोचा है, क्योंकि लोग आएंगे तो? जी हाँ, उसकी भी पूरी तैयारी है हमारे द्वारा। बात जो हो रहा है ये थिएटर भी कि कब इसको आदेश मिले और कब यहाँ की स्क्रीन एक बार फिर से चमके,
और दर्शक यहाँ पर भरे। हालांकि तमाम गाइडलाइंस के हिसाब से इनकी पूरी तैयारी है, इंतजार बस आदेश का है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में आदिवासी समाज ने जमीन के पट्टे को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक पर हुए प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम के हालात बने। जाम खुलवाने के लिए पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हो गई। तहसीलदार के लिखित आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म कराया जा सका। दरअसल आदिवासी समाज अंगार माता ट्रस्ट की जमीन के पट्टे की मांग कर रहा था, जिसे गंगरेल ग्राम पंचायत को दे दिया गया। आदिवासी समाज पट्टा निरस्त कर ट्रस्ट के नाम पट्टा देने की मांग कर रहा है। मामला बढ़ता देख तहसीलदार के लिखित आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म कराया जा सका। आदिवासी समाज के द्वारा जो आज अंगार मोती की जो जमीन है उसमें जो वन अधिकार मान्यता पट्टा प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में उनको आवेदन दिया है कि उनका जो है अंगार मोती ट्रस्ट के नाम भी उसी वन अधिकार मान्यता दी जाए। आज सभी जगह हमारे समाज के लोग आदिशक्ति महाअंगार मोती प्रांगण का गलत पट्टा जारी करने के विरोध में सड़क पे हैं। गांधी जी से निवेदन कर रहे हैं कि आपने जैसे अंग्रेजों से इस देश को आज़ादी दिलाई, वैसी आज अन्याय अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमको पट्टा आवंटित किया जाए, पट्टा को निरस्त किया जाए। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्या मामले के आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए ने इस चर्चित हत्याकांड में 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इन आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 22 आरोपी अभी भी फरार हैं और 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। दरअसल 9 अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी गांव के पास सीपीआई कैडरों ने विधायक की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें विधायक भीमा मंडावी, सीएएफ के 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा शहीद पुलिसकर्मियों के हथियार भी सीपीआई कैडरों ने लूट लिए थे। वहीं रायपुर से ही खबर, सांसद सुनील सोनी ने स्पेशल कोर्ट में एनआईए की चार्जशीट पेश करने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब न्याय मिलने में तेजी आएगी, भीमा मंडावी हत्याकांड के दोषियों को सजा मिलेगी। वहीं उन्होंने श्रम कानून पर भी अपनी टिप्पणी की। उन्होंने इसे मजदूरों के हक में बताया। 1 साल में एनआईए ने जिस प्रकार से काम किया है और चार्जशीट प्रस्तुत की है, खुशी की बात है कि जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिलेगा और भीमा मंडावी परिवार को न्याय मिलेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी जो है, जिस प्रकार से बस्तर के अंदर में नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी, उसको लेकर हम लोगों ने भी मांग की थी। आज हमको लगेगा कि उसके परिवार को और भारतीय जनता पार्टी को न्याय मिलेगा, सभी कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा, इसमें हम यही आशा और विश्वास करते हैं। मजदूरों और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध इत्यादि विषयों में केंद्र सरकार की अधिकारिकता रहेगा। उसके अंदर में अभी तक के नहीं था, उसके कारण मजदूर बड़े परेशान होते थे। और इसके अंदर में जो है प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम आय मिलेगी और वो समय सीमा पर मिलेगी। बस्तर में नक्सली लगातार ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। बीजापुर के 2 ग्रामीणों की हत्या पर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम की प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि बीते कुछ दिनों से नक्सली ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। सरकारों ने बस्तर को पुलिस के हवाले छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोली के बदले गोली समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस से भी परेशान है, नक्सली से भी परेशान है, दोनों के बीच में पिसता जा रहा है। ये बड़ा गंभीर समस्या है। मेरा ऐसा कहना है कि इस समस्या को चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों की जिम्मेदारी होती है। और अभी तक के जो दोनों सरकारों की जो सोच है कि हम इसको पुलिस के हवाले कर दें, पुलिस इसको निपटेगी, पर ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, ये कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। ये कई समस्या है, इसमें राजनीतिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी है, प्रशासनिक समस्या भी है।
वहीं बीजापुर में नक्सलियों ने अपने ही कमांडर की हत्या कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि एरिया कमेटी विजा मोडियम उर्फ बद्रू की हत्या की गई। तो नक्सलियों ने अपने ही कमांडर की हत्या कर दी है। एरिया कमेटी विजा मोडियम। पुलिस के पास प्राप्त जानकारी अनुसार मोडिया में विज्जा द्वारा उनके अधीनस्थ स्थानीय कैडर्स को निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या करने का टारगेट दी गई। इस बात को विरोध करते हुए स्थानीय कैडर्स और मोडिया में विज्जा के बीच में काफ़ी वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। तत्पश्चात स्थानीय कैडर्स द्वारा खुद अपना सीनियर कैडर डिविजनल कमेटी मेंबर मोडिया में विज्जा को गोली मारकर हत्या कर दिया और उनके शव को उनकी गृह ग्राम मन के लिए भेजे जाने का सूचना मिल रहा है। पुलिस द्वारा भी इस सूचना का तस्दीक कर रहा है। यदि ये बात सही है तो निश्चित रूप से सीपीएम माओवादी संगठन का खात्मा के प्रारंभ होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में माओवादी संगठन सिर्फ एक भय का वातावरण निर्मित करके जनता को आतंकी एक इसमें रखने के लिए कोशिश की जा रही है। इसको स्थानीय कैडर्स द्वारा विरोध की जा रही है। इसी बात को लेकर जगह जगह पर संगठन में फूट का स्थिति निर्मित हो रहा है। ये तमाम परिस्थिति के ऊपर पुलिस द्वारा निगरानी रखा हुआ। एक मंदिर ऐसा है जहां स्ट्रीट डॉग पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, जब शंख बजाया जाता है तो इसकी वो नकल करते हैं, सुर में सुर मिलाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। एक मंदिर ऐसा भी, पूजा में शामिल होता है श्वान, शंख फूंकने की करता है नकल। प्रभात फेरी में भी स्ट्रीट डॉग रहते हैं साथ। नजारा बालोद के डोंडी लोहारा के सिरपुर गांव का है। तस्वीर आप देख ही रहे हैं। यहाँ इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि डॉग भगवान के दर पर मौजूद है। मंदिर में शंख फूंकते ही वो भी सुर में सुर मिलाने लगता है। के सन 2009 से आज तक प्रभात फेरी में चल रहा हूं और मेरे साथ ग्रामवासी भी चल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वे लोग नहीं चल पाए और तब से लेकर आज तक मेरे साथ इस ग्राम के कुकुर देव के रूप में कुकुर है ना, श्वान कुत्ता लोग जो है चलते हैं, जो बड़ी ही खुशी होती है मुझे। मेरे शंख घंटी एवं ढपली के स्वर में साथ देते हैं। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से लेकर 4:30 तक आधा घंटा नियमित चलते हैं। मैं अपने आदत में शामिल कर चुका हूँ। ये सुनकर देखकर कोई भी आश्चर्य से भर जाए कि हर रोज प्रभात फेरी में भजन गाते जब पुजारी गांव का भ्रमण करते हैं तो स्ट्रीट डॉग उनके साथ हो जाते हैं और मंदिर तक पूजा में शामिल होने आते हैं। विगत 5 वर्षों से हमारे ग्राम पंचायत बगईकोना के आश्रित ग्राम सिरपुर में ग्राम सदस्य श्रीमान शिक्षक पीलूराम जी साहू सुबह 3 से 4 के बीच 5 वर्षों से प्रभात फेरी शंखनाद के साथ करते हुए और उनके साथ कुत्ते भी शंखनाद करते हैं। ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे कुछ जानकारों का मानना है कि शंख की आवाज़ श्वान को पसंद होगी। कभी कभी जानवरों को कोई खास आवाज़ अच्छी लगने लगती है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का नज़रिया यही है कि ये चमत्कार है और विश्वसनीय है। डिलेश्वर देवांगन, बंसल न्यूज़, बालोद। चलिए अब आईपीएल की बात करते हैं। आज आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और